मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा। जीएसटी की क्षतिपूर्ण जारी रखने को करेंगे पैरवी। एसओपी मामले में 28 जून को हाई कोर्ट करेगा अगली सुनवाई। चारधाम यात्रा पर एसओपी कब होगी जारी, सरकार से मांगा जवाब। भ्रष्टाचार पर सीएम धामी का बड़ा एक्शन। आय के अधिक संपत्ति मामले में आईएएस रामविलास यादव को किया सस्पेंड। कोरोना नेशनल अस्पताल में 30 जून से मरीजों को मिलने लग जाएगी आईसीयू की सुविधा। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। उत्तराखंड में आज मौसम रहेगा शुष्क, कल से वर्षा के आसार। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में धूप खिलने से तापमान में भी बढ़ोतरी। मानसून से पहले कम हुई चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या। यात्रा पंजीकरण में 50% की आई है गिरावट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां पर कोरोना नेशनल अस्पताल में आईसीयू की सुविधा। अस्पताल में 30 जून से शुरू हुई है आईसीयू की सुविधा। 30 जून से शुरू हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। आईसीयू और ऑक्सीजन प्लांट चलाने के लिए लिया गया निर्णय। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। नए पद मंजूर करने का भी लिया निर्णय। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की बैठक। नए पद मंजूर करने का भी लिया है निर्णय। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की है बैठक। धन सिंह रावत ने की थी बैठक। कोरोनेशन और गांधी अस्पताल के अधिकारियों की ली थी बैठक। बैठक में अव्यवस्थाओं को दूर करने के दिए हैं निर्देश। दानिश अली देहरादून से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अस्पताल में 30 जून से आईसीयू की सुविधा शुरू हो रही है। मैं आपको बता दूं कि कोरोनेशन जो जिला अस्पताल यहाँ पर देहरादून में मौजूद है, यहाँ पर 30 जून से आईसीयू की सुविधा जो है, नया आईसीयू यहाँ पर बनाया जा रहा था, उसकी सुविधा शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ कल देर शाम बैठक ली थी। बैठक में तमाम जो अधिकारी थे, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जो अधिकारी थे, उन्हें दिशा निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाओं में ना मिल पाए, साथ ही साथ व्यवस्थाएं जो है वहाँ दूर कर ली जाए, सभी को दिशा निर्देश दे दिए गए थे। और जो कोरोनेशन अस्पताल जो जिला अस्पताल है, 30 जून तक उसका आईसीयू की सुविधा जनता को मुहैया कराया जाए। साथ ही साथ जो सभी जो ऑक्सीजन प्लांट है और अन्य जो चीजें हैं आईसीयू को चलाने की जो चीजें हैं, वो साथ ही साथ जो पद वहाँ पर हैं वो मंजूर करने के भी निर्णय जो डॉक्टर धन सिंह रावत ने लिए थे, उसी को लेकर तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए। 30 जून को ये आईसीयू शुरू हो जाएगा और जनता को कहीं ना कहीं राहत मिलने का काम किया जाएगा। जी दानिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देहरादून में कोरोनेशन अस्पताल में आईसीयू की सुविधा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक की थी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये वही राजमार्ग है जहाँ से ये एक कालसी क्षेत्र पड़ता है, जहाँ से होकर यमुनोत्री के लिए यात्री जाते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं वो इन्हीं मार्ग से होकर जाते हैं। पीछे अभी बोर्ड नज़र आ रहा होगा, ये बोर्ड एक इस रोड को जो खस्ताल दर्शाने के लिए बनाया गया है। जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ये पीछे आप रोड देख रहे होंगे, ये काफ़ी खस्ताल हो चुके हैं। अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो आगे का नज़ारा दिखाए। आगे हम ले चलेंगे कि विभाग ने अपनी खानापूर्ति के लिए कि इस रोड को किस तरह तरपाल से ढक रखा है। ठीक, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये वही राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग है। पीछे जो कालसी का जो पुराना ऐतिहासिक मंदिर अब भी आपको नज़र आ रहा होगा, उसके ठीक साथ ही लगती ये दीवार लगभग 1.5 साल पहले क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसको विभाग ने अब हाल फिलहाल ही इस तिरपाल से ढकने की कोशिश की है। अपनी खानापूर्ति जो अपना जो लापरवाही है उसको छुपाने के लिए कोशिश विभाग द्वारा की गई है। और अभी हमने देखा कि जो बोर्ड लगाए गए विभाग ने, जो अभी बरसात का सीज़न शुरू हुआ
उसको देखते हुए यहाँ पे बोर्ड लगाए गए। और अब लगातार जैसे ये मार्ग क्षतिग्रस्त होता जा रहा है और ऐसे में कोई बड़ा हादसा होता है तो आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी जो या फिर इस विभाग इसकी जिम्मेदारी लेगा? तबरेज खान, के न्यूज़, विकासनगर, कालसी। खबर विकासनगर से है, जहां पर यात्रा सीजन होने पर बरसात के रौद्र रूप को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित विभागों को हर परेशानी से निपटने के सख्त दिशा निर्देश देने के साथ ही यात्रा मार्गों को दुरुस्त रखने के आदेश दिए हैं। लेकिन विकासनगर अंतर्गत कालसी तहसील क्षेत्र अंतर्गत काली माता मंदिर के पास संबंधित विभाग में अपनी कारगुजारी को छिपाने के लिए तिरपाल से ढक दिया गया है। दरअसल यहां से होकर गुजरने वाला मुख्य मार्ग दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसको चार धाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जहां से रोजाना यात्रा जाने वाले और राहगीर गुजरते हैं, यात्रा पर जाने वाले और वहां के राहगीर गुजरते हैं। उसके बावजूद भी करीब 1 साल पहले क्षतिग्रस्त हुई यहां की दीवार और टूटी सड़क को दुरुस्त करवाने की बजाय अब विभाग लीपापोती में लगा हुआ है। जहां इसका जायजा लिया हमारे के न्यूज़ संवाददाता तरबेज खान ने। इधर से कैंप ही पड़ेगा पहले। खबर हरिद्वार से है, जहां पर जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में अपर जिलाधिकारी वीर सिंह बुदियाल ने केंद्र सरकार की योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। योजनाओं में ऋण देने में आनाकानी करने वाले बैंकों के अधिकारियों को फटकार लगाई गई है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर संजय संत ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में बैंकों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की योजनाएं जरूरतमंद लोगों के लिए काफी मददगार है। बैंक में इसके ऋण देने में किसी तरह की कोताही ना बरते। योजनाओं में ऋण न देने वाले बैंक अधिकारियों को फटकार लगाई गई है। जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में विकासखंड कोटा बाग में प्रधान संगठन ने मनरेगा के कार्यों के पैसा भुगतान करने की मांग को लेकर हल्ला बोल नारेबाजी की है और उन्होंने सरकार की वित्तीय नीति को लेकर सवाल खड़े किए हैं। विकास खंड कोटा बाग के प्रधान संगठन का कहना है कि विगत 1 वर्षों से मनरेगा के माध्यम से हुए कामों का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके चलते ग्राम प्रधानों में आक्रोश व्याप्त है। ग्राम प्रधानों ने स्थिति को साफ करते हुए बताया है कि प्रधान संगठन की यदि मांगे नहीं मानी गई तो प्रधान संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा और ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी को भी मजबूर होगा। प्रधान संगठन कोटा बाग का कहना है कि सरकार द्वारा यदि प्रधानों की मांगे 15 दिनों के अंदर मानी जाती हैं तो विकास खंड कार्यालय में प्रधान संगठन द्वारा तालाबंदी की जाएगी। इसके बाद भी नहीं मानी गई तो प्रदेश स्तर पर प्रधान संगठन उग्र आंदोलन को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। प्रधानगणों की मांगे हैं वो मनरेगा को लेके हैं, जो उसमें बहुत विषमताएं चल रही हैं अभी मनरेगा में है तो ये मनरेगा एक्ट और मनरेगा के कहने में जमीनी स्तर पे कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं। 1-2 साल से कोई पेमेंट नहीं हो पा रही है और जो लेबर भुगतान होता है ये 15 दिन के अंदर भुगतान होना होता है, मगर आज 6 महीने से कोई लेबर भुगतान नहीं है। 2 साल से मेटल पेमेंट नहीं है। प्रधान लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है और सरकार की जो नीतियां हैं
तो हवा हवाई तो है, मगर जमीनी स्तर पर कोई इनकी नीतियां नहीं है, ठोस नीतियां नहीं है। और एक सिर्फ प्रधान की मानसिकता, मानसिक रूप से कहिए या उनका एक छवि के खराब करने के रूप में चल रहा है ये। और 2 साल से हम लगातार, हमें 2.5 साल हो चुके हैं काम करते हुए मनरेगा के अंदर, अगर 2.5 साल से लेके कोई मेटल पेमेंट नहीं हुई है, अगर होती भी है तो वो किस आधार पर होती है ये कोई पता नहीं चलता है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर इन दिनों धर्मनगरी हरिद्वार में नशीली दवाइयों का कारोबार जोरों शोरों पर फल फूल रहा है। ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती हमेशा तैयार रहती हैं। सिडगुल थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर ने ड्रग इंस्पेक्टर को सूचना देकर बताया कि सिडगुल थाना क्षेत्र के डेसी चौक के पास नशीले इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं। तब ड्रग इंस्पेक्टर ने पुलिस टीम के साथ छापेमारी की, तो छापेमारी के दौरान 2 अभियुक्तों के पास से नशीली दवाइयां व नशीले इंजेक्शन मिले। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया है कि इस तरह के लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर मेडिकल संचालक भी इस कार्य में लिप्त पाए जाते हैं तो मेडिकल संचालकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, सुबह मुझे सिडकुल पुलिस अर्जुन कुमार द्वारा सिडकुल पुलिस अर्जुन कुमार द्वारा मुझे सूचित किया गया था कि कुछ लोग डेंसू चौक पे जो है अपना नशीली दवाइयाँ लेकर के स्वास्थ्य मना प्रभावी दवाइयों का विक्रय करने आ रहे हैं। तो मैं मौके पे पहुंची और पुलिस टीम के साथ हमने वहाँ पर जो 2 लोगों को पकड़ा है, राहुल कुमार एंड दिनेश कुमार, उनके पास से इंजेक्शन और दवाइयाँ, नारकोटिक दवाइयाँ मिली हैं और उन दवाइयों को जब्त करते हुए उनकी एफआईआर दर्ज पुलिस के साथ जो है की गई। खबर हरिद्वार से है, जहां पर कोरोना टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के सरकार के द्वारा पूरे उत्तराखंड में हर घर दस्तक का अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग कोरोना वैक्सीनेशन से वंचित रह गए थे उनको इस अभियान से बहुत लाभ मिल रहा है। वहीं नगर स्वास्थ्य अधिकारी हेमंता आर्य ने बताया है कि आशाओं द्वारा क्षेत्र में जो लोग वैक्सीनेशन से वंचित रह गए हैं उनका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सर्वे के आधार पर वैक्सीनेशन से वंचित लोगों को चिन्हित कर उनको हर दस्तक अभियान के तहत वैक्सीनेशन किया जा रहा है। देखिए, जो सरकार के द्वारा जो हर घर दस्तक का अभियान चलाया गया है, कई लोग वंचित लोग थे, कई लोग जो वैक्सीनेशन साइट्स पे नहीं जा पा रहे थे किसी कारणवश, या बुजुर्ग थे, बुजुर्गों को हमने पूर्व में भी जो है मोबाइल वैन के माध्यम से लगाया था। परंतु अब घर घर दस्तक में ये है कि हमारे पास एक एग्जैक्टली आशा द्वारा सर्वे का एक हमारे पास डाटा आ गया है कि हमारे इस क्षेत्र में कितने ऐसे लोग हैं जो अभी तक वैक्सीनेशन से वंचित रह चुके हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग पॉइंट करके वो पर्टिकुलर वैक्सीनेशन हम घर घर जाकर के हमारी एएनएम और आशाओं के द्वारा किया जा रहा है। खबर नैनीताल से है, जहां पर सुबह नैनी झील में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकले ठंडी सड़क की तरफ गए लोगों ने महिला का शव झील उतराता हुआ देखा, जिसकी सूचना मल्लीताल पुलिस को दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से महिला के शव को बाहर निकालकर पंचनामा भरकर शिनाख्त के लिए मोर्चरी रखवा दिया। आज सुबह 7 बजे के लगभग जो है एक सूचना प्राप्त हुई थी कि नैनी झील में जो है एक डेड बॉडी है, जिस पर तुरंत मौके पर जाके देखा तो नैनी झील में किनारे पर ही एक लेडीज़ की डेड बॉडी थी, जिसको निकाल के अस्पताल लाया गया है, जहां उसको मृत घोषित किया गया है। अभी जो है इसकी पंचायतनामा की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पहले इसके शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है, अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। धौलपुर जिले में हुई बारिश के बाद किसानों ने खरीफ की फसल की बुआई का कार्य शुरू कर दिया। काश्तकार खेतों में खरपतवार हटाने के साथ जुताई, गुड़ाई एवं नराई के कार्यों में जुट गए हैं। जिले में प्री मानसून की दस्तक ने जहां मौसम को खुशनुमा हो गया है, वहीं अन्नदाता भी खरीफ की फसल की बुआई के काम काज में जुट गया है। आज अधिकांश अन्नदाता ने खेतों में पहुंचकर विधि विधान से भूमि का पूजन किया। खरपतवार की कटाई के साथ फसल की बुआई का कार्य शुरू कर दिया है। सुबह से ही किसानों ने खेतों में ट्रैक्टर आदि चलाकर जुताई की है। उसके बाद बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार सहित मक्का का बीज डालकर बुआई की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि जिले में अभी तक अच्छी बारिश हो चुकी है। बारिश से किसानों के चेहरों पर खिले हुए नजर आ रहे हैं। बारिश शुरू होते ही अधिकांश काश्तकार खेती के काम में जुट गए हैं।
साल बाजरा भी अधिक बिक रहा है क्योंकि करब और बाजरे की महंगाई बाजरे की महंगाई के कारण अधिक बाजरा हो रहा है इस साल। हाँ, कौन सा काम है? रानगेड़ा नाम मेरे परिवार से बहुत हर तरह से बाजरा बढ़ रही हैं और बुसु बहुत महंगा बिक रहा है। तार जरिए से बाजरा बहुत कर रहे हैं आदमी और अपने बहुत से बस आ गई है। क्या नाम है? सोनाराम। कहाँ के हैं? खेरे के रानी खेरा। इस साल बताते हैं बाजरा अच्छा बो रहा है। अच्छा बोल रहे हैं। रुड़की के माधोपुर गांव में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चल गए। घटना में दोनों पक्षों के 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रुड़की सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है, जहां से डॉक्टरों के नीतिल नाम के एक घायल की हालत को नाजुक देखते हुए हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाते हुए लोगों को शांत किया है। दोनों पक्षों में लाठी डंडे जमकर लाठी डंडे चले। जिस बच्चे को मारा, मैं घर पर इसके चले गया पता करने के लिए। मैं कहा भाई तुमने ऐसा क्यों करा? हमने अपना धमका दिया और अपने घर जा। मैं कहा यार इस पर तो नहीं बात होनी चाहिए। तो मेरे फिर ठाको गन्ने काटने का कट्टू मारा। तो अब जो मारे वाले थे ये छुटाम बढ़े गए, कोई उनका तो घर था, फिर रोडे बजाए ना। हाँ, कितने लोग घायल हुए आपके? मारे जी 5 हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों में बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए नेशनल हेराल्ड ईडी का शिकंजा इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और तबाही, सिर्फ तबाही शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवालिक नगर के मुख्य मार्ग पर देर रात कार और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हुई। वहीं सड़क हादसे में बाइक सवार युवक को गंभीर चोटें आईं, जहां स्थानीयों ने व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया। शराब के नशे में धुत कार चालक को टक्कर के बाद स्थानीय लोगों ने कार चालक को घेरकर सूचना पर पहुंची पुलिस। रानीपुर पुलिस ने शराब के नशे में धुत कार चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार चालक शराब के नशे में धुत था, जिस कारण यह कार को कंट्रोल नहीं कर पाया और बाइक में जा भिड़ा। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर हुई है। हादसे में बाइक सवार युवक को काफी चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लोगों ने स्थानीयों को कार चालक को घेरा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजपुरा के सहायक अध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक की राजकीय गबन और विद्यालय में अनुपस्थिति रहने सहित कई आरोपों की जांच पूरी हो गई है। शिक्षा विभाग अध्यापक से रिकवरी तो करेगा, साथ ही एफआईआर दर्ज भी कराने की तैयारी कर रहा है। अध्यापक को 25 फरवरी को निलंबित कर दिया गया था। बीते वर्ष 20 दिसंबर में उप शिक्षा अधिकारी ने बीआरसी एवं प्रधान सहायक के साथ विद्यालय का औचक निरीक्षण किया था। जांच में पाया गया कि भोजन माताओं को विगत 3 वर्षों से बोनस की धनराशि एवं गणवेश की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। 12 मार्च से विद्यालय बंद होने और 22 मार्च 2020 से संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगने के बावजूद विद्यालय में एसएमसी खाते से लाखों रुपए का सामान खरीद लिया गया।
आरोप है कि मिड डे मील लेखा पंजिका में दिसंबर 2021 के पश्चात किसी भी तिथि की गणना नहीं की गई थी। निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने मौखिक एवं लिखित में बताया है कि विद्यालय में मिड डे मील योजना के अंतर्गत दाल, चावल, कड़ी चावल आदि खिलाया जाता है, परंतु कभी भी सब्जी नहीं खिलाई जाती है, जो कि विभागीय नियमों की अवहेलना तथा वित्तीय अनियमितताएं हैं। हम कुछ सामान ला रहे हैं और वो सामान कुछ लाए और कुछ नहीं, वो जानकारी मास्टर को बाद में सामान लाया या नहीं लाया, मुझे कोई सामान नहीं दिखाया। मास्टर ने जो बिल आया था, जो सामान आया उसके बिल जो आए उस पर साइन अभी मास्टर जी मेरे पर करवाए। मुझे कोई जानकारी नहीं है क्या क्या सामान ना मुझे दिखाया, क्या क्या सामान आया या नहीं आया। कुछ खेल का सामान आया था वो जो मैं देखा वहाँ थोड़ा बहुत था, नहीं तो वरना मुझे कोई और सामान का पता नहीं। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत एक जूनियर हाई स्कूल में इसमें कुछ शिकायत हुई थी। एक हेड टीचर हैं, तो उनके खिलाफ प्रारंभिक जांच पर पहले उनको सस्पेंड किया गया था। फिर आरोप पत्र निर्गत करते हुए वहाँ के उप शिक्षा अधिकारी द्वारा जो जांच की गई थी, जांच रिपोर्ट डीओ बेसिक को आ चुकी है, जैसा कि डीओ बेसिक ने बताया था। और चूँकि जांच अधिकारी ने उसमें उन पर रिकवरी का कैलकुलेशन नहीं किया हुआ है, तो फिर से उनका रिकवरी का कैलकुलेशन करके नियमानुसार उनसे वसूली की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ जो नियमों के अनुरूप है तो उस पर FIR भी कराई जाएगी। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर केदारनाथ यात्रा में तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधा देने को लेकर घोड़े खच्चरों में लगाए गए वाटरप्रूफ गद्दी का भुगतान न होने पर श्री केदारनाथ तीर्थ यात्री सेवा समिति के अध्यक्ष अवतार सिंह नेगी जिला चिकित्सालय के सामने टावर में चढ़ गए। कहा कि जब तक प्रशासन उनकी मांग को पूरा नहीं कर देता वे टावर से नीचे नहीं आएंगे। कि आज एक जो है हमारे जनपद का एक आदमी जो है टावर के ऊपर चढ़ा हुआ है, और वो भी सिर्फ इसलिए चढ़ा हुआ है कि एक जो है जो गद्दी घोटाला बीच में चल रहा था कि घोड़ों पे गद्दियां लगाई जा रही है, उसमें ये लोग काम करते थे। जिला प्रशासन बराबर जो है गद्दियों के पैसे वहाँ जो है जम्मू कश्मीर की कंपनी के माध्यम से वसूल रहा है। प्रशासन तो वहाँ पे आता है जहाँ पे प्रशासन ने जो लाभ लेना था उसको जो है बलि का बकरा बना के वो लाभ ले लिया है जितना लेना था। लेकिन जो है अब जो उसकी जो है भुगतान है वो बेचारा हमसे मिला, उसने कहा कि मैं कम से कम 70 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के जिलाधिकारी से कि आपको जब आपने जो है इस प्रकार के निर्णय लिए तो आपने क्यों इसमें पारदर्शिता नहीं अपनाई? पारदर्शिता इनमें बहुत जरूरी है। मैं आज यहाँ पर जनपद रुद्रप्रयाग के चिकित्सालय सामूहिक स्वास्थ्य चिकित्सालय के सामने वाले टावर पर चढ़ गया हूँ। इतना विवश मुझे किया गया है कि जिस काम की जिम्मेदारी दी गई थी वो काम हमने बखूबी निभाया। उसकी जिम्मेदारी को निभाने का हमको ये प्रतिफल मिला कि आज आत्महत्या के लिए टावर पर चढ़ना पड़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या शासन प्रशासन सरकार इस बिंदु को जो विवाद ग्रसित बनाना चाहते हैं, क्या उसके पीछे कोई मानवीय हित निहित है कि नहीं है? डोईवाला विधानसभा के भोगपुर और थानों के बीच में विदालना नदी पर बन रहे मोटर पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2023 जनवरी में पूरा होगा। क्योंकि बरसात का मौसम लगने वाला है और निर्माण कार्य बारिश में प्रभावित होगा, जिस कारण अब अगले 3 या 4 महीने निर्माण कार्य धीमा हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश के द्वारा बनाया जा रहा है यह पुल 240 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। 14 करोड़ की लागत से बनने वाला पुल निर्माण दाई संस्था को 2 साल के भीतर बनाकर तैयार करना है। के बनने से आवागमन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे। जो हमारे नीचे वाला पुल है उस पर जो दबाव कम होगा और जो कंपनी है उनका जो टारगेट है जनवरी 2023 है और इनका ये अनुमानित है कि अक्टूबर नवंबर तक जनता को समर्पित कर देंगे। और इसको बॉक्स गटर के रूप में बनाया गया है। इसका एक स्पैन जो 48 मीटर लंबा है, तो इस तरह 5 स्पैन हमारे हैं। तो बाकी तो यह है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतनी जल्दी।
खबर मसूरी से है, जहां पर भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतने मसूरी विधानसभा से गणेश जोशी की जीत हैट्रिक बनने व प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रचंड बहुमत से जीतने पर कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया कि बैठक में कार्यकर्ताओं को नगर पालिका व लोकसभा चुनावों के लिए अभी से कमर कस तैयार रहने का आह्वान किया गया। राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित भाजपा मसूरी मंडल कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया गया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि पार्टी कार्यकर्ता आगामी 2023 में नगर पालिका चुनाव व 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कस लें। जो ये मंडल की कार्य समिति थी हर 3 महीने में होती है और मंडल की कार्य समिति में आने वाले जो कार्यक्रम हैं, वर्तमान के जो कार्य हमारे मंडल के द्वारा हुए उसकी समीक्षा, आने वाले कार्यक्रम की जानकारी ली जाती है और इस बैठक से कार्यकर्ताओं को नए उत्साह नए जोश के साथ कार्यक्रम दिए जाते हैं। इस बार नगर पालिका अध्यक्ष भी हमारा होगा और यहाँ के अधिकांश वार्ड के जो मेंबर होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के होंगे। इस दिशा में हमने अपने कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए आज आह्वान कर दिया है। जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। आज 16 करोड़ से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी की है और समय समय पर चाहे मंडल की कार्यकारिणी हो, जिले की कार्यकारिणी हो, प्रदेश की कार्यकारिणी हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो और 3 महीने चलने के बाद ये कार्यकारिणी होती है जिसमें पार्टी के आगामी कार्यक्रमों के बारे में चिंतन होता है, संगठन के दिशा निर्देश क्या है उनके बारे में चिंतन होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चंपावत चुनाव में जो इतिहास बनाया है आज तक कहीं नहीं हुआ। 94% वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी जी को मिला है। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।